तो बेटा आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं साइंस पार्ट 2 टेक्स्ट बुक से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एसएसएलसी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बेटा ये वीडियो सिर्फ बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये वीडियो और ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए है बेटा, ना कि 2025 के लिए नहीं है, ना कि 2026 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में एक बात मुझे बताना, पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में कितने चैप्टर्स हैं टोटल जो हमारे चैप्टर्स हैं ना, पार्ट 1 में 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 में 8 चैप्टर हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर बनता है यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है और आपके आगे आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा यहाँ पर बेसिक पढ़ाया जा रहा है आपको। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसका बेटा मैं कहूँगा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ऐसा आएगा इस चैप्टर से। आपको वहाँ पर अपने ब्रेन के साथ साथ किडनी भी यूज़ करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फिर हाँ बेटा उसके बाद आ जाएगा आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैं जानता हूँ जो भी लड़के इस लेक्चर को देख रहे हैं यही सोच रहे हैं कि जल्दी से 2 चैप्टर उड़ाएगा और फिर तीसरे चैप्टर पर आ जाएगा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमारे जो बॉयज़ होते हैं ना इतने ब्रिलियंट होते हैं। आपके टोटल जो चैप्टर्स हैं ना 16 चैप्टर्स हैं, इन्हें 15 चैप्टर्स में से कोई भी सवाल पूछो इन्हें कुछ नहीं आएगा। सिर्फ एक ही चैप्टर में पीएचडी कर बैठे हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट आता है हमारा हेरिडिटी एवोल्यूशन। चाहे अब जो भी क्वेश्चन पूछ लो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से ये जवाब दे देंगे, इजीली आंसर कर देंगे। ये इतना मास्टर लेवल तक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड कंफ्यूजिंग चैप्टर है। बहुत बच्चे इस चैप्टर्स को लेकर डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इजीली आ जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सर कभी लाइट ऐसी जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी कभी माइनस होता है, कभी पॉजिटिव में आता है साइन। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं इस चैप्टर में। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं, सब बोल दूंगा मैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यार देखो मैं बता दूंगा ह्यूमन आई एंड द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। साला कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, सिर्फ आप यहाँ पर देख लेना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, वहीं से आएंगे इस बार भी। एंड जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आप सच बताना सोशल अच्छे से पढ़े होंगे ना तो आपको ये चैप्टर एकदम से स्मूथली चले जाएगा। कुछ है ही नहीं, सेम सोशल का उठाकर यहीं लिख देंगे तो भी काम आपका बन सकता है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या लिखना चाहिए, बस सेम है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। चलिए सबसे पहले चैप्टर उठाते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इस कहानी के। जो आपके फर्स्ट के पेज में दे रखा है, आपको वहाँ से एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा बेटा, तो आप सीधे डायरेक्ट पेज नंबर 2 पे आ जाना। यहाँ पर सच बताना मुझे बेटा, आप लोगों में से कुछ ऐसे सोचते होंगे ना कि ये साला कुछ नहीं बताएगा, इसे कुछ नहीं आता, ये तो हमारे ही एज का है, इसे क्या कुछ एक्सपीरियंस होगा। बेटा एक बात सुन लो, मुझे एक्सपीरियंस भला ही नहीं है, लेकिन 2019 से लेकर 2024 प्रिपरेटरी तक जितने भी पेपर्स हैं ना सारे का डाटा एनालिसिस कर कर ही मैं आपको बात बताने वाला हूँ। ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बताऊँगा उसी पर से क्वेश्चन आएंगे, चाहे तो आप देख लेना अपने पेपर में। अगर आप इन दोनों लेक्चर्स, पार्ट 1 का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 का लेक्चर आप यहाँ पर देख लेंगे ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ जो बंदा जस्ट पास या फिर फेल होने वाला था ना, इतना सा ऊपर से ही पढ़ के चले जाएगा ना, तो इजीली ही कैन स्कोर द 50, अबव 50 वो निकाल सकता है बेटा। और जो अबव 50 हैं वो इजीली आउट ऑफ 4 निकाल सकते हैं बेटा, 80 एंड 80 आउट ऑफ 80 इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ से गिव रीज़न आ सकता है यहाँ से। तो बेटा यहाँ से कंक्लूड के बाद के लाइंस में से गिव रीज़न आ सकता है, ध्यान से पढ़ लेना। एंड बेटा और नीचे चलते हैं तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कार्बन +4 एंड कार्बन -4 आयन में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट बेटा, हाँ यहाँ पर देख लेना डॉट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट हाइड्रोजन का दे रखा है कि कैसे फॉर्मेशन होता है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ऑक्सीजन का आता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नाइट्रोजन का।
तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ से देख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखने को आना चाहिए, तभी जाकर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं बेटा। ये इजी है, एकदम साइज है। बस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को 4 कोनों में डाल लेना है और एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ वहाँ पर बॉन्ड बना देंगे तो काम खत्म होगा बेटा। लेकिन एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। क्या सिर्फ डायग्राम के लिए मार्क्स नहीं रहेगा, फिगर के लिए मार्क्स नहीं रहेगा बेटा, एक्सप्लेनेशन भी लिखनी पड़ेगी। समझ में आएगी बेटा बात। एंड बेटा यहाँ से एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप अब अगर देखोगे ना तो यहाँ पर देख लेना। वेट बेटा, मीथेन गैस, आप ये लाइन दो जगह पढ़ रहे हैं, एक सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ रहे हो और एक यहाँ पर पढ़ रहे हो। मीथेन गैस किस में यूज़ किया जाता है बेटा? बायोगैस सीएनजी में यूज़ किया जाता है, वो बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। नेक्स्ट आता है बेटा, सच अ बॉन्ड विच फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछ सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज़ बेटा यहाँ पर हैं। इससे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ध्यान से पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट, ये जो लाल डब्बे में दे रखा है ना, ये पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बेटा। और फिर बेटा यहाँ से कोई क्वेश्चन आने को नहीं मिलता, लेकिन एक बार ये कर लेना, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे ये क्वेश्चन करने से। नेक्स्ट आते हैं वर्टासाइल नेचर ऑफ अ कार्बन। हाँ बेटा, कैटिनेशन की डेफिनेशन आ सकती है, कैटिनेशन की डेफिनेशन आ सकती है। और भी देख लेना यहाँ पर, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स की डेफिनेशन यहाँ से आ सकती है बेटा, इस पैराग्राफ से। यहाँ पर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ पर देखो सैचुरेटेड कंपाउंड है और फिर यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ से पढ़ लेना बेटा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ये पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। नेक्स्ट बेटा, जो कैटिनेशन है ना वो सिलिकॉन में भी होता है, क्यों नहीं होता है, यहाँ पर गिव रीज़न है, ये भी आ सकता है आपके पेपर में, ध्यान से पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट बेटा, टेट्रावेलेंसी के बारे में, कार्बन के टेट्रावेलेंसी के बारे में इतने सारा पैसेज दे रखा है, अगर आप पढ़ोगे ना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। और फिर यहाँ पर लाल डब्बे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर डॉट स्ट्रक्चर जितने भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं सारे आपको आने चाहिए, यही आएंगे स्ट्रक्चर्स, या फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर सैचुरेटेड, हाँ यहाँ पर जो है ना ये सिखा रहा है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाने का सिखा रहा है बेटा, उतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन डॉट स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल है। और फिर देख लेना बेटा, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं और फिर उसके स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे मीथेन का होगा, इथेन, प्रोपेन, ये आपको इजीली पता होना चाहिए बेटा। ऑलमोस्ट बच्चों को तो पता ही होता है, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है ना, यहाँ यही से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट बेटा, हाँ अगर आपको ये बात पता होगी, जो आल्कीन्स होते हैं और फिर साइक्लो आल्केन्स होते हैं, दोनों का जनरल फार्मूला एक ही होता है बेटा। आल्कीन्स एंड साइक्लो आल्केन्स दोनों का जनरल फार्मूला एक ही होता है बेटा। होमोलोगस ऑर्गन है बेटा, होमोलोगस सीरीज। और फिर जो है ना यहाँ पर चेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर। और जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो बेटा हाँ यहाँ पर देख लेना, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या होते हैं, क्लास सिर्फ एक ही क्लास होती है जिसका नाम है आल्केन्स। एंड फिर जो अनसैचुरेटेड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसे आल्कीन्स कहते हैं, और फिर जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं, आल्काइंस कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये देख लो बेटा, यहाँ पर हेटेरो आइटम किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेना बेटा, यहाँ पर ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो बेटा इस टेबल को 100% याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि इस टेबल के ऊपर एप्लीकेशन क्वेश्चन आते हैं कि कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमें बताइए।
तो यहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए कौन सा है बेटा। फर्स्ट हैलोजन है, यहाँ पर नेक्स्ट अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिर्फ आपको 5 ही फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, तो आपको पाँचों के स्ट्रक्चर आने चाहिए। ये नॉमेनक्लेचर में भी यूज़ किया जा सकता है या फिर वो खुद स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड इसके सफिक्स जो यूज़ करते हैं ना वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड जो हैलोजन के लिए प्रीफिक्स जो यूज़ करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, तो पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट आते हैं होमोलोगस सीरीज़। बेटा होमोलोगस सीरीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल सकता है आपके पेपर में। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा नॉमेनक्लेचर के ऊपर भी आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जो है ना मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि नॉमेनक्लेचर आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। नॉमेनक्लेचर बहुत 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 ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, तो ध्यान से पढ़ लेना बेटा। हो सके तो इस टेबल के सब स्ट्रक्चर्स को याद रखने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि यही से आएंगे, ऑलमोस्ट यही से आएंगे बेटा क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इस टेबल को याद रखने की पूरी कोशिश करना। और फिर यहाँ पर देख लेना कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। ये पहला वाला पढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे और फिर ये वाला पढ़ेंगे, तो आपके इजीली कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स में देख लेना। कंबशन रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम यहाँ पर, हाँ कंबशन रिएक्शन में जो फ्लेम है ना, फ्लेम के कलर के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से गिव रीज़न आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी कंबशन के ऊपर गिव रीज़न आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है बेटा। और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ से भी गिव रीज़न आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बेटा, तो ध्यान से पढ़ लेना ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। इसमें क्या करते हैं हम, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किसे कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको पता होना चाहिए, तो आप यहाँ से इजीली एग्जांपल दे सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का बेटा, इजीली आपको पता चल जाएगा। क्या आप देखना चाहते हो पोटेशियम परमैंगनेट, तो वेट बेटा मैं अभी दिखा दूंगा आपको पोटेशियम परमैंगनेट कैसे होता है। ये रहा बेटा डब्बा, ध्यान से देख लेना। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट कैसे होता है बेटा, ब्लैक कलर में होता है, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। नेट बेटा खोलना पड़ेगा अभी मुझे। और यहाँ से एक गिव रीज़न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और फिर एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडिशन रिएक्शन में जो है ना, हमेशा याद रखना बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जाते हैं, रिएक्शन करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा क्या करते हैं, वहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड जाते हैं। इसके ऊपर भी प्रिपरेटरी में देखने को मिला था क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ लेना। एडिशन रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बन जाती है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर भी आने के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। यहाँ पर दिख रहा है बेटा, ऐसे आता है, ऐसे होता है पोटेशियम परमैंगनेट। एक साल जाकर आपने कॉलेज में तो देखना ही पड़ेगा इस सारे चीज़ों को। आपका जो वहाँ पर प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपको रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा, इतनी सारी टेंशन होती है, तो वहाँ पर आप इजीली देख सकते हो इन सारे कंपाउंड्स को। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन का, तो मैंने आपको बता दिया, इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है बेटा। एंड यहाँ पर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या पूछता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, या फिर यहाँ पर रिएक्शन दे देगा। और बेटा ये क्या कर रहा है ना, आप जो आपका प्रिपरेटरी पेपर एंड मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ कंबाइन कर रहा है बेटा, ऐसे ही सिंगल चैप्टर से नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर एसिड बेसिस का लिटमस पेपर भी ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर HCl आ गया है, तो हम इसे ब्लू लिटमस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ क्यों, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बेटा। एंड बेटा ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लेना बेटा, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, लाइक हाँ एथेनॉल के प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस हैं बेटा। एंड एथेनॉल, हाँ यहाँ पर देख लेना सोडियम के साथ रिएक्शन क्या होगी। एंड ये वाली रिएक्शन तो आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि एथेनॉल जो है ना एक बेस है बेटा। क्या है ये, बेस है, बेस।
नेक्स्ट अगर बेस में हम क्या डालेंगे, एक मेटल डालेंगे, सोडियम मेटल, तो क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल है, सिंपल रिएक्शन होगी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आएगा। तो जो साल्ट है यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड है बेटा, ये आप इजीली याद रख सकते हो। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। H2SO4 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये रिएक्शन से क्वेश्चन देखने को आपके पेपर में मिल सकता है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना इस वाली रिएक्शन को। नेक्स्ट आपके आता है एथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर देखना, एसिटिक एसिड कहते हैं हम इसे, इजीली आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप इसे 5 to 8% अगर वाटर में ऐड करेंगे तो हम इसे विनीगर कहते हैं। एंड इसे जो है पिकल्स में यूज़ करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, छोड़ो यार, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन आपको याद रखना है ना। तो हाँ, एक बात मुझे बताना है, एथेनोइक एसिड है या फिर बेस है? ये एसिड है बेटा, याद रखना, हमेशा एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है बेटा, ये भी याद रखना। अगर हम इसे स्टरीफिकेशन रिएक्शन के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा। स्टरीफिकेशन रिएक्शन 100% आप पढ़ के ही जाना, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। स्टरीफिकेशन रिएक्शन यहाँ पर आ गया तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, सपोनिफिकेशन रिएक्शन एंड स्टरीफिकेशन रिएक्शन, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके पेपर में सवाल आ सकता है बेटा। रिएक्शन विद बेस सिंपल है यार, बेस ले लेंगे और फिर एसिड ले लेंगे, ऐड करेंगे, क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, वही यहाँ पर दे रखा है। अगर आप इसे इग्नोर भी मारोगे ना तो चल जाएगा, काम बन जाएगा। यही सेम है एसिड के साथ, अगर आप मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को डालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल रिएक्शन है। पहले वहाँ साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस नहीं बेटा, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इजीली कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। और फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट, यहाँ से मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बेटा। ये फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इसके मैकेनिज्म आपको पता हो गए ना, तो आप इजीली बना सकते हो क्वेश्चन। एंड यहाँ से गिव रीज़न आने के चांसेस भी बनते हैं बेटा, यहाँ से गिव रीज़न भी आ सकता है, गिव रीज़न आ सकता है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना। और फिर डिटर्जेंट की मैकेनिज्म भी सेम है बेटा, वो भी पढ़ लेना, और यहाँ पर गिव रीज़न देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना बेटा, सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ पर देखो, मैं कहा ना, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पूछ सकता है, एडिशन रिएक्शन कौन कर सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पूछ सकता है हाइड्रोजनेशन के, एंड यहाँ पर सोप्स एंड डिटर्जेंट के ऊपर गिव रीज़न आ सकता है। एंड वाई आर द कार्बन एंड कंपाउंड यूज एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि कंबशन रिएक्शन हो रही है। ऐसे सारे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बेटा सिंपल ही बता दूंगा मैंने आपको, 3 लॉ हैं यहाँ पर, तीनों लॉ आपको पता होने चाहिए। पहला होगा डॉबनेट्रेट, 100% आपको आना चाहिए, और फिर इसके लिमिटेशन आना चाहिए। फर्स्ट लॉ आना चाहिए एंड फिर इसका लिमिटेशन आना चाहिए। लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, लॉ आना चाहिए एंड उसका एप्लीकेशन आना चाहिए और फिर उसका लिमिटेशन आना चाहिए, बस इतना ही आपका काम बन जाएगा। यहाँ से डॉबनेट्रेट आपको लॉ आना चाहिए, एंड डॉबनेट्रेट से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन काट रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एंड द न्यूलैंड में भी आपको वही पता होना चाहिए कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से सिमिलर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। न्यूलैंड से कैसे क्वेश्चन आएगा, या फिर इसके एप्लीकेशन के ऊपर आएगा बेटा, इस टेबल के एप्लीकेशन के ऊपर, या फिर इसके लॉ के एप्लीकेशन के बेस पर आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर इसके लिमिटेशन पूछ सकता है बेटा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। न्यूलैंड की यहाँ पर लिमिटेशन दे रखे हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना बेटा, लिमिटेशन के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में बेटा आपको लॉ पता होना चाहिए, लॉ का एक स्टेटमेंट है ना बेटा, वो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो बेटा लॉ पता होना चाहिए, नेक्स्ट लॉ का एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि किस पर बेसिस था, एटॉमिक मास पर बेसिस था, आपको वो पता होना चाहिए। एंड इसके अचीवमेंट्स क्या थे वो आपको पता होने चाहिए, एंड इसके लिमिटेशन क्या है वो आपको पता होने चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहले लॉ पता होना चाहिए, लॉ के एप्लीकेशन पता होने चाहिए, किस पर बेसिस था आपको वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जो है इसके अचीवमेंट्स पता होने चाहिए, इसके लिमिटेशन पता होने चाहिए।
ये इतना आप कर लेंगे तो यहाँ से आपका इजीली मार्क्स स्कोर हो जाएगा बेटा। क्या टेबल याद रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं बेटा। इवन पीएचडी के स्टूडेंट्स भी इस टेबल को याद नहीं रखते, तो आप भी यहाँ पर पीएचडी करने नहीं आए हो, आपको टेबल याद नहीं रखना है बेटा। सिर्फ आप क्या याद रखेंगे, लिमिटेशन, अचीवमेंट्स, ऐसे सारे जो भी मैंने चीज़ें बताएं आप उतना याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा बेटा। वही यहाँ पर भी दे रखा है, अचीवमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड लिमिटेशन बेटा। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अचीवमेंट और लिमिटेशन के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना। एंड आइसोटोप किसे कहते हैं वो भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं लग रहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, यहाँ से बेटा 3 मार्क्स का आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि एक अप्लाइड लेवल क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको दिमाग के साथ साथ अपनी किडनी भी यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा। ये हो गया हमारा सुंदर सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक बात बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है ना वो हमें क्या दिखाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। एंड फिर जो पीरियड्स है ना वो हमें क्या दिखाते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा आपको, तभी जाकर आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। और कितने पीरियड है, कितने ग्रुप है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। 18 कॉलम्स हैं जिसका नाम है ग्रुप, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसका नाम है पीरियड्स बेटा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा, हाँ, एक शेल में जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ से देख लेना बेटा, ये वाले इसके बाद के पेज से लेकर यहाँ से लेकर आपके पेपर में 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए बेटा ध्यान से कर लेना। वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वैलेंसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, वैलेंसी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अलॉन्ग द पीरियड वैलेंसी क्या होती है, अलॉन्ग द ग्रुप वैलेंसी क्या होती है, ये बात सारी बात आपको पता होगी, तभी जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, एक टेबल दे दिया जाएगा आपको, उसमें ऐसे फंसाया जाएगा ना कि आप सोच कर दीवाने हो जाएंगे, ऐसे फंसाया जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ध्यान से थिंक करना है और फिर वहाँ पर सॉल्व करना है बेटा क्वेश्चन को। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज किसे कहते हैं आपको पता होने चाहिए, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखे कि एटॉमिक साइज किसे कहते हैं, एटॉमिक साइज किसे कहते हैं एंड इसे मेजर किस में करते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज अलॉन्ग द ग्रुप क्या होता है, अलॉन्ग द पीरियड क्यों होता है, और इसके रीजंस बेटा, रीजंस याद रखना, हमेशा रीजंस के ऊपर क्वेश्चनिंग आ सकता है बेटा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर रीजंस के ऊपर, यहाँ से और यहाँ से बेटा क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। बस आपको इतना याद रखें कि मेटालिक प्रॉपर्टी का एक्चुअल मतलब क्या है, एंड अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, एंड अलॉन्ग द ग्रुप क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस इतना करेंगे तो आपका इजीली काम बन जाएगा। और जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन जो है ना, इसे मेटालाइट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये भी आपको रीज़न पता होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा इजीली, आप यहाँ से कर सकते हो बेटा क्वेश्चंस। नेक्स्ट बेटा, इतना ही था इस चैप्टर में। इस चैप्टर से काम करो ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, क्योंकि एक्सरसाइज एंड यहाँ पर उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, अच्छे लेवल के नहीं कहूँगा मैं, वैसे क्वेश्चंस नहीं है, वैसे अप्रोच वाले क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं दे रखे हैं, तो आप वहाँ प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लेना। एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर में, ध्यान से पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट आते हैं हमारा नहीं बेटा, अपने बॉयज़ वाला चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पहले का बेटा आपको पूरा का पूरा उड़ाना है, और फिर यहाँ से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं। बस डीएनए कॉपिंग एंड वेरिएशन का मतलब पता होना चाहिए, एंड इसका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, तो आपका इजीली काम बन सकता है बेटा। यहाँ से देख लेना, यहाँ से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, एंड फिर आपको वेरिएशन बेनिफिशियल, हाँ ये 2 क्वेश्चन आपको पता है, तो आप इजीली कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर पहला मोड होता है फिजन। फिजन के ऊपर भी छोटा वाला क्वेश्चन देखने को मिला है, एकदम हाई लेवल नहीं, छोटा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है बेटा। और फिजन हो गया, फिर आ गया बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, किस किस में होता है आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, फ्रैगमेंटेशन एंड यहाँ पर रीजेनरेशन, दोनों का डिफरेंस पूछ लेगा, एक्चुअल मतलब पूछ लेगा, उसके एग्जांपल्स पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। फ्रैगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन को ध्यान से पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा बर्डिंग। बर्डिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, बर्डिंग से हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से पढ़ लेना बेटा बर्डिंग। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैं कहूँगा चांसेस कम है बेटा आने के, क्योंकि प्रिपरेटरी में पूछ चुका है क्वेश्चन, तो चांसेस कम है, फिर भी एक बार पढ़ लेना बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, एंड वहाँ पर इसके एग्रीकल्चर फील्ड में यूजेस क्या क्या हैं, ये वाला थिंग आप पढ़ लेना है। यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में वही दे रखा है। क्या सर एक्टिविटीज़ करना इंपॉर्टेंट है? नहीं बेटा, एक्टिविटीज़ हर चीज़ की करना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको टोटली 100% कॉन्सेप्ट आते हैं तो एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका काम बन सकता है बेटा, आपका काम बन सकता है। एक्टिविटी कहाँ पर पढ़ना है मैं बता दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, वहीं से क्वेश्चन आएगा बेटा। और फिर यहाँ पर देखना स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर देख लेना तो आपको इजीली पता चल गया। स्पोर फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ना बेटा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है स्पोर फॉर्मेशन। एंड फिर यहाँ से डीएनए कॉपिंग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, जो कि प्रिपरेटरी में पूछ चुका है। एंड यहाँ पर देख लेना रीजनरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन मैं कहूँगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड बाइनरी फिजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखो क्यों हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूटिलाइज कर रहे हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन बनेगा वो गिव रीजन बन सकता है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो आप ध्यान से पढ़ लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कि फिगर है यहाँ पर, ये वाला फिगर एंड ये वाला फिगर, दोनों फिगर्स को ध्यान से पढ़ना है, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला फिगर एंड नेक्स्ट फिगर बताऊंगा। एंड यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, आपको पता होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन किसे होते हैं, पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड पॉलिनेशन किसे कहते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट देख लो बेटा, ये वाला फिगर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एंड यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपको बात पता होनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन से इवेंट होते हैं बेटा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इस पर भी जो है ना 2019 में जो क्वेश्चन आ गया था, आपको ये वाला फिगर याद होना चाहिए, बस याद हो जाएगा तो आप इजीली कर सकते हो बेटा। यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, तो एक्टिविटी जनरल है, सबके घरों में प्रैक्टिस चलती है, तो आपको इजीली एक्टिविटी समझ में आ जाएगी, बस उतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ से देखो रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग से डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा। कौन कौन से क्वेश्चन है मैं बता दूंगा, वहीं से आएगा पेपर। तो देखो यहाँ पर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो है ना प्यूबर्टी के टाइम में कौन कौन से कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है बेटा। ये वाली चीज़ आप ध्यान से सीख लेंगे बेटा, यही पैराग्राफ में सारा कुछ दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से एक क्वेश्चन या फिर छोटा वाला क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बेटा, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये वाला आप ध्यान से पढ़ लेंगे। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रोल ऑफ प्लेसेंटा बेटा। रोल ऑफ प्लेसेंटा आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए बेटा, तभी जाकर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है रोल ऑफ प्लेसेंटा, आप इजीली याद रख सकते हैं बेटा, इजीली है, बहुत इजी है बेटा। प्लेसेंटा का फंक्शन आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, ध्यान से पढ़ लेना बेटा प्लेसेंटा। नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका मैं कहूँगा 99.99999% आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, ध्यान से पढ़ लेना बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या पता होना चाहिए, बस यहाँ पर आपको डिसीजेस पता होना चाहिए। एंड फिर यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पता होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पर भी आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका इजीली काम बन जाएगा बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन एंड यहाँ पर हाँ सेमिनल वेजिकल एंड अपोस्टेट ग्लैंड्स का रोल बताना है आपको। चेंजेस क्या क्या होते हैं गर्ल्स में प्यूबर्टी लेवल में वो बताना है आपको। यहाँ पर देखो प्लेसेंटा का फंक्शन पूछा गया है एंड यहाँ पर कॉपर टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इतना कर लेंगे तो आपका इजीली काम बन जाएगा। आपको मेन 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल और फिर प्लेसेंटा, तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा बेटा। नेक्स्ट यहाँ से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा,
वही जो मैंने थ्योरी में बताया वही यहाँ पर भी आ रहा है। टेस्टिस का फंक्शन क्या है बेटा, टेस्टिस का फंक्शन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों अकर होता है वो वाला पार्ट, एंड ये फ्लावर का डायग्राम आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको पता होना चाहिए। वही बात यहाँ पर भी लिखी है। यहाँ पर देखो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए, ये वाला भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है बेटा। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशंस। पहले का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप ये वाला क्वेश्चन ध्यान से कर लेना बेटा। ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेना। सिर्फ आपको कुछ नहीं सोचना, आपको हेरिडिटी ना सोचना है ना एवोल्यूशन सोचना है, बस आपको लॉजिकल थिंकिंग करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन में अगर 9th स्टैंडर्ड 9th तो छोड़ो यार, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी दे दूंगा ना तो ईजिली कर सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हेरिडिटी पार्ट। स्टार्टिंग का पार्ट कुछ नहीं पढ़ना है। हेरिडिटी यहाँ पर देखो, हेरिडिटी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आएगा या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस आएगा। मेरी मानोगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस आपके पेपर में देखने को मिलेगा बेटा। डाईहाइब्रिड क्रॉस आपको अब आना चाहिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया बेटा। यहाँ पर देखो उसके रूल्स, यहीं से मोनोहाइब्रिड क्रॉस शुरू होता है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दे रखा है स्टार्टिंग में। ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कि प्रिपरेटरी में पूछ चुका है। अब चांसेस होते हैं बेटा डाईहाइब्रिड क्रॉस पूछने के, तो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस आपके पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ध्यान से पढ़ लेना बेटा डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर दे रखा है, ये वाला आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा। डाईहाइब्रिड क्रॉस ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो बेटा मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, सेक्स डिटर्मिनेशन, तीनों में से एक सवाल तो आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा। मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, सेक्स डिटर्मिनेशन, तीनों में से एक सवाल 100% आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप वहाँ पर इजीली याद रख लेना बेटा। सेक्स डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे फिगर बेस समझाना पड़ता है। मोनोहाइब्रिड को भी वहाँ पर चेकर बोर्ड डालेंगे और फिर डाईहाइब्रिड को भी चेकर बोर्ड डालेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन को ऐसा वाला फिगर डाल देंगे तो आपका काम इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेना बेटा यहाँ पर, हाँ डोमिनेंट एंड रेसिड्यू ट्रेड, मतलब यहाँ पर मोनोहाइब्रिड का पूछ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी बहुत ही इजी है, रेसिसिव ट्रेड किसे कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेड किसे कहते हैं, ऐसे वाला क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो कर लेना बेटा डोमिनेंट एंड रेसिसिव ट्रेड। एंड यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमिनेंट एंड रेसिसिव ट्रेड याद रखना बेटा, डोमिनेंट किसे कहते हैं, रेसिसिव ट्रेड किसे कहते हैं। एंड यहाँ पर ये इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं बेटा, 3 सिचुएशन को इमेजिन करो, ऐसे करो वैसे करो। आप एक बार भी नहीं पढ़ चुके हैं तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं बेटा। इस बार आपके पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा बेटा। तो आपको क्या पढ़ना है बेटा यहाँ से, हाँ यहाँ से देखो बेटा एवोल्यूशन में आपको एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड का डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्वायर्ड ट्रेड किसे कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड किसे कहते हैं बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन का आप मतलब समझने की कोशिश करना बेटा। ये लाइन से आपके गिव रीजन के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, और इसका एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझाया गया है एक्वायर्ड ट्रेड का। ये बात आप ध्यान से याद रखेंगे, इस पर आपके पेपर में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है बेटा। एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड के ऊपर ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था वहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से पढ़ लेंगे वो वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट स्पीशिएशन किसे कहते हैं, उसके फैक्टर्स यहाँ पर पढ़ लेंगे हम। स्पीशिएशन किसे कहते हैं, नेक्स्ट उसके फैक्टर्स, इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्पीशिएशन एंड उसके फैक्टर्स, स्पीशिएशन के ऊपर आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए एंड स्पीशिएशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका इजीली काम बन जाएगा बेटा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन वही फैक्टर्स पूछा है। नेक्स्ट एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे बेटा, हाँ इतना सब कुछ नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन होमोलॉगस एंड एनालॉगस आपको पता होना चाहिए। होमोलॉगस एंड एनालॉगस आर्गन आपको पता होना चाहिए। होमोलॉगस एंड एनालॉगस, इस पर भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। होमोलॉगस एंड एनालॉगस क्वेश्चन ऑर्गन्स के ऊपर बेटा। होमोलॉगस एनालॉगस डिफरेंस पता होना चाहिए। इस पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, डिफरेंस बेस्ड भी देखने को मिल सकता है, और फिर रीजनिंग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है बेटा। ध्यान से पढ़ लेना यहाँ पर। फॉसिल्स के ऊपर मैं बताऊँगा बेटा,
90 to 99% फॉसिल्स के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ध्यान से पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट आ गया बेटा है एवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। अगर आप इसे इग्नोर भी मारोगे ना तो भी आपका काम बन सकता है, लेकिन बेटा पूछने के चांसेस यही यहाँ से भी हैं बेटा, तो ध्यान से पढ़ लेना ये वाला पार्ट। अगर नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा बेटा। बस आपको कैबेज का पता होना चाहिए, ये वाला फिगर कैबेज का पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट फॉसिल्स क्या होते हैं, हाँ ये 2 क्वेश्चंस बेटा याद रख लेना, ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सारा पार्ट आप स्किप कर दोगे, यहाँ पर ह्यूमन एवोल्यूशन स्किप कर दोगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा ह्यूमन एवोल्यूशन। यहाँ से आने के चांसेस क्या है बेटा कि ह्यूमन फर्स्ट इवॉल्व कहाँ हुआ और फिर उससे क्या कहाँ तक एवोल्यूशन हुआ है, वो पार्ट आप याद रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। ये हो गया एवोल्यूशन पार्ट। एंड लाइट में क्या पढ़ेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, और फिर यहाँ पर देखेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे बेटा। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है उसके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये वाला पार्ट भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखो स्पेरिकल मिरर किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। एक देखो बेटा यहाँ पर न्यूमेरिकल आएगा, 99% न्यूमेरिकल तो 100% आएगा बेटा। और फिर एक टर्म दे दिया जाएगा अपर्चर किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स किसे कहते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, फोकस पॉइंट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। ऐसे वाला क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिल सकता है। और फिर बेटा यहाँ से आपको लॉस इंपॉर्टेंट है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ द लेंस इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड मैग्नीफिकेशन का एक्चुअल मतलब के ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे है बेटा, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा चैप्टर को। यहाँ से देख लेना बेटा, टर्म्स इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। सारे टर्म्स इसी को देखकर बता सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है पता होना चाहिए, फोकस पॉइंट क्या है पता होना चाहिए। एंड फिर आपको यहाँ पर कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर क्या है पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता होना चाहिए, अपर्चर पता होना चाहिए। एंड फिर बेटा पोल आपको पता होना चाहिए। बस इतना पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो बेटा क्वेश्चंस को। एंड फिर ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए जो रेडियस है फोकल लेंथ के ट्वाइस होता है बेटा, ये वाला रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखो इस टेबल के ऊपर 100% मैं बता रहा हूँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा बेटा। इस टेबल के ऊपर देखने को मिलता है, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा तो आप वहाँ से इजीली ड्रॉ कर लेना बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर रूल्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम, रूल्स आपको पता होंगे तो छोटा वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, वैसे लार्ज क्वेश्चन कोई नहीं बनता। नेक्स्ट आपको हाँ देख लो बेटा, ये वाला फिगर को इग्नोर ही मत करना बेटा, यहाँ से आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा। इसमें भी मैं कहूँ तो 3 मार्क्स के लिए क्या क्या देखने को मिलेगा, या तो ये देखने को मिलेगा, या तो ये देखने को मिलेगा, या तो ये देखने को मिलेगा। और फिर बेटा ये 5th वाला सिचुएशन देखने को मिलेगा, ये वाला ज़्यादातर यही पूछते हैं, लेकिन कोई भी पूछ लेगा तो आप इजीली उस टेबल के मदद से ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। एंड यूजर्स ऑफ द कॉनकेव मिरर, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना ये वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर यूजर्स ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बेटा, यूजर्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एंड यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर साइन कन्वेंशन कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है बेटा, समझेंगे तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं बेटा। समझना है बेटा, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, यही कार्टेशियन प्लेन कहता है हमारा। तो इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। एंड बेटा ये वाला पार्ट कभी मत भूलना, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला, दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। मिरर फार्मूला में पॉजिटिव साइन आता है एंड लेंस फार्मूला में नेगेटिव साइन आता है, दोनों चीज़ कंफ्यूज नहीं करेंगे बेटा, आपको पता होना चाहिए ये वाली बात। नेक्स्ट आता है मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं, मैग्नीफिकेशन का एक्चुअल मतलब एंड इसका साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए बेटा।
मैग्नीफिकेशन का साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो क्या है बेटा, वहाँ पर वर्चुअल एरेक्ट बनेगी इमेज। अगर नेगेटिव है तो क्या बनेगी, वहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, पता होना चाहिए। पॉजिटिव तो वर्चुअल एरेक्ट, नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। एंड मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है बेटा, ये वाली बात आप याद रखेंगे। अगर नेगेटिव साइन आ गया तो आप कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव साइन आप क्या करेंगे, नेगेटिव साइन हमें सिर्फ क्या बता रहा है कि वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। और जो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वहाँ से हम मैग्नीफिकेशन काट सकते हैं बेटा। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है बेटा, 1 होता है, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज भी सेम होती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी सेम होती है, इसलिए बेटा। नेक्स्ट यहाँ से देख लेना न्यूमेरिकल। आप एक काम कर सकते हो, एक पीडीएफ की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं आप वहाँ से कर लेंगे तो आपका काम बन सकता है। न्यूमेरिकल ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, बस थोड़ी बहुत चेंजेस कर दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा आपसे। ईजी होगा बेटा, वही मिरर फार्मूला लेंस फार्मूले के ऊपर में आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कर लेना, सिंपल है बेटा, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग भगाने की ज़रूरत नहीं। अगर 5th स्टैंडर्ड के फार्मूला दे दूंगा 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी तो भी वो बता देगा मुझे। 5th क्या बेटा, 5th तो छोड़ो दूर की बात है, अगर मैं 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी दे दूंगा ना, एक क्वेश्चन ईजिली कर सकता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट यहाँ पर देख लेना, ग्लास स्लैब के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ दे रखे हैं सारे एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लास स्लैब के ऊपर जो एक्सप्लेन किया गया है वो वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को आपके पेपर में मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पढ़ लेना। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आपके पेपर में डेफिनेटली मैं कहूँगा एक तो क्वेश्चन छोटा ही क्वेश्चन होगा, लेकिन एक तो क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर देखने को ज़रूर मिलेगा बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल मतलब क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट क्या हो जाएगी, एंड इसके ऊपर रिलेशन जो है ना, रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि स्पीड ऑफ द लाइट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस पर भी क्वेश्चन देखने को आपके पेपर में मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, हाँ, रे ऑफ द लाइट रे क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये पूछता है डेंसर से रेटर, रेटर से डेंसर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है एंड ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू चेंज कर भी दे सकता है बेटा, वैल्यू एंड मटेरियल चेंज कर भी क्वेश्चन दे सकता है, आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐड हो जाएंगे। ऑप्टिक सेंटर किसे कहते हैं हम यहाँ पर, एंड बेटा ऑप्टिक सेंटर एक ऐड हो जाएगा। एंड इसमें पोल नहीं आता है बेटा, वो याद रखना। यहाँ पर भी टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, तो आप ध्यान से याद रखेंगे तो आपका ईजिली काम बन जाएगा। हाँ बेटा, इस टेबल के ऊपर भी आपको मैं कहूँगा डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस टेबल को भी ध्यान से पढ़ लेना बेटा। इस टेबल के ऊपर रे डायग्राम 3 मार्क्स के लिए 100% देखने को मिलेगा, आप ये पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एंड फिर बेटा यहाँ पर, हाँ, वही रूल्स यहाँ पर भी दे रखे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। एंड ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला फिगर, इससे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। फिगर 10.16 याद रख लेना बेटा, फिगर 10.16 से आपका देखने को मिल सकता है। साइन कन्वेंशन सेम वहाँ पर यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, जो मिरर में हुआ करते थे सेम वहाँ यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। तो लेंस फार्मूला बेटा यहाँ पर माइनस साइन आता है बेटा, ध्यान रखना, नेगेटिव साइन आता है, याद रख लेना बेटा। इस पर कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना बेटा। मिरर में क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है, लेंस में क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड मैग्नीफिकेशन क्या है बेटा, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी आप याद रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं मैग्नीफिकेशन। एंड इसका एक्चुअल मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर पॉजिटिव साइन आया तो वर्चुअल डायरेक्ट बनेगी, अगर नेगेटिव साइन आया तो क्या बनेगी बेटा, जल्दी बोलो, अगर नेगेटिव साइन आया तो क्या हो जाएगी, वहाँ पर हमारे रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। वही सेम यहाँ पर भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, सिर्फ आप ये 4 न्यूमेरिकल करोगे ना एग्जाम्पल के, आपका काम बन सकता है। अगर आपके पास दिमाग थोड़ा बहुत है, दिमाग को यूज़ करना आता है, तो आप इजीली बना सकते हैं क्वेश्चन।
बस आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, एलसीएम करना वगैरह कर लेंगे तो आप इजीली यहाँ पर देख लेना कर सकते हैं। ये 4 एग्जाम्पल आप कर लेंगे, एग्जाम्पल 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, ऐसे ही टाइप के आपका न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, तो आप इजीली कर सकते हो बेटा, इतना टफ पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पावर ऑफ द लेंस आ गया बेटा। यहाँ पर पावर ऑफ द लेंस में देख लेना, पावर ऑफ द लेंस किसे कहते हैं, एंड जो बेटा यहाँ पर जो फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपके पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बेटा ध्यान से याद रखना, फार्मूला याद रखना एंड रिलेशन याद रखना बेटा। फोकल लेंथ जो है हमेशा पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एंड बेटा यहाँ पर पावर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा, नेगेटिव आएगी तो क्या होगा बेटा। अगर यहाँ पर देखना पॉजिटिव आएगी तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, अगर नेगेटिव आएगी तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा बेटा। ये वाली बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला। एंड ऐसा यूनिट याद रखना बेटा, डायोप्टर होती है। एंड ये वाला पार्ट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये ईजी है, सिंपल फार्मूला बेस्ड है। फाइंड द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1/2, क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था यार, क्या करना है, सिर्फ फोकल लेंथ की जगह मीटर डालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, कॉनकेव लेंस है बेटा, इसलिए माइनस साइन लगाया। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भी आपका काम बन सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप इजीली कर सकते हैं बेटा। द थिंग इज यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट्स। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ऐसे वाले एंड ऐसे वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बेटा, ऐसे वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन 16 एंड 17 आपको प्रिपरेटरी में भी देखने को मिला है, यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं बेटा। नेक्स्ट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखो बेटा ये पार्ट यहाँ जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो हो गया पूरा ह्यूमन आई का पार्ट एंड दूसरा हो गया पूरा कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट। ह्यूमन आई के पार्ट से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा बेटा, एंड कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। ह्यूमन आई के पार्ट्स एंड फंक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। नेक्स्ट पावर ऑफ अकोमोडेशन किसे कहते हैं, नियर पॉइंट फार पॉइंट किसे होते हैं, ये पता होना चाहिए। इस पर भी आपके पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही हैं बेटा। नेक्स्ट डिफेक्ट देखो यार, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड कैटरैक्ट, चारों में से एक का तो क्वेश्चन 100% रिजर्व है बेटा, 100% आएगा ही। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया 100% आता है, आपके पेपर में भी ज़रूर आएगा। नेक्स्ट इसके फिगर्स जो आपको हैं, फिगर्स पता होना चाहिए, फिगर्स आपको पता होना चाहिए बेटा। आप एक काम करो ना बेटा, ये जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर सारा जो साइंस का ख़जाना है ना, ख़जाना समझ सकते हो आप उस PDF उस बुक को। तो वहाँ पर देखो, वहाँ पर डायग्राम सारे दे रखे हैं, आपको न्यूमेरिकल क्या क्या प्रैक्टिस करने दे रखे हैं। अगर आप सिर्फ टारगेट 40 को कर रहे हैं ना, 40 मार्क्स लाने का, तो वहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट हैं उतने पढ़कर आप इजीली 40 लेकर आ सकते हैं। अगर पूरी बुक पढ़ लेंगे तो 90 आ सकते हैं, अगर पूरी NCERT के साथ पढ़ लेंगे तो आपके इजीली वहाँ पर आउट ऑफ 8 मार्क्स आ जाएंगे बेटा। तो इसके आपको कॉजेज़ पता होने चाहिए, एंड इसके जो है ना, इसे करेक्ट कैसे किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए बेटा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ये वाला क्वेश्चन देख लेना बेटा, ईजिली यू कैन स्कोर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यहाँ से कलरफुल वर्ड आ गया बेटा। ये वाला फिगर आप ध्यान से याद रखेंगे, इसमें सारे एंगल्स आपको पता होने चाहिए, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, एंड ये जो फिगर दे रखा है ना, ये वाला आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई बेटा बात। यही से जो है ना आगे वाला पार्ट की कहानी शुरू होती है, वो नहीं पढ़ेंगे तो ये 100% समझ में नहीं आएगा। एक जो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है आपके पेपर में देखने को मिल सकता है बेटा, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बेंड क्या होता है एंड सबसे लीस्ट बेंड क्या होता है, वो भी देखने को मिल सकता है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट रेनबो फॉर्मेशन के ऊपर डेफिनेट क्वेश्चन कहूँगा, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है रेनबो फॉर्मेशन के ऊपर। नेक्स्ट आ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड डू नॉट ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट और स्टार के ऊपर, ट्विंकलिंग के ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के ऊपर आपके पेपर में डेफिनेटली मैं कहूँगा इस बार तो क्वेश्चन आएगा ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के ऊपर।
एंड प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, उतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं कहूँगा, फिर भी एक बार आप पढ़ सकते हो बेटा, इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट स्कैटरिंग टिंडल इफेक्ट, छोड़ो यार, हाँ यहाँ से देखो, टिंडल इफेक्ट आप एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, बस उतना कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पर। आप टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर स्कैटरिंग आपको पता होगी टिंडल इफेक्ट, तो आप जो इजीली अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं वही टिंडल इफेक्ट यहाँ पर भी लिख कर आ जाएंगे, तो आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएगा बेटा। यहाँ पर देखो, वाई द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, ब्लू कलर क्यों है आपको पता होना चाहिए, क्यों है, ऐसे ही है, ऐसा नहीं लिखेंगे, आपको परफेक्ट रीज़न देखने को मिल सकता है, परफेक्ट रीजनिंग आपको करना पड़ेगी। इस पर गिव रीज़न के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपके पेपर में भी आएंगे। और कलर ऑफ द सन जो है सनराइज एंड सनसेट में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पर डिस्टेंस क्लीन से एक्सप्लेन करना है बेटा, इजी स्कोरिंग चैप्टर है, कोई भी हार्ड सवाल नहीं आएगा, कोई ज़्यादा आपका दिमाग किडनी भगाने वाला सवाल नहीं आएगा, बस आपको सिंपल सवाल आएगा, सिंपल जवाब लिखना है एंड लॉजिकल लिखना है बेटा। ऐसे नहीं कि कोई भी लिख देंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं बेटा। एंड यहाँ पर देख लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पर छोड़ो यार, ये चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चन। जैसे देखो, एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर डार्क दिखता है इंस्टेड ऑफ ब्लू, क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है यार, आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपको मैं 6 टॉपिक्स बताऊंगा, 6 हाँ 5 या 6 7 टॉपिक्स बताऊंगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा बेटा, देख लेना यहाँ पर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर, फर्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर आ सकता है, ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बेटा फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेजेस के ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेजेस के ऊपर आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपके पेपर में बेटा क्वेश्चन थर्मल पावर प्लांट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड हाइड्रो पावर प्लांट, यहाँ से देखो, यहाँ से डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर आ सकता है बेटा, याद रख लेना। एंड फिर यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ से देखो बायोगैस का प्रोडक्शन, बायोगैस के प्रोडक्शन के ऊपर डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बायोगैस का प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा विंड एनर्जी जो है ना, विंड एनर्जी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर सोलार, सोलर से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सोलर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका ईजिली काम बन सकता है, सोलर आप पढ़ लेना बेटा। ये सोलर के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए, सोलर सेल किसे कहते हैं उसके एडवांटेजेस, सोलर कुकर किसे कहते हैं उसके एडवांटेजेस, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड ब्लैक कलर क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पर, वो बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ से सोलर के ऊपर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर टाइडल वेव एंड ओशन थर्मल एनर्जी पढ़ने की उतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो थर्मल एनर्जी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा, प्रोबेबिलिटी है बेटा इस बार न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आने की, तो ध्यान से पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट हुआ यार, चैप्टर में उतना ही है, समझ में आ गया बेटा चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। यार अगर सोशल में आपने पीएचडी कर रखी है तो ये चैप्टर आपको हलवा लगने वाला है, देख लेना। वही सेम रिपीटेशन यहाँ पर भी होगी, थोड़े टॉपिक जो हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख लेना, गंगा एक्शन प्लान क्यों किया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। गंगा एक्शन प्लान के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना। एंड जो 5 आवर्स है ना, आपके 5 आवर्स के ऊपर डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना। 5 आवर्स, यहाँ से रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, 5 आवर्स के ऊपर रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। वाई डू वी मैनेज रिसोर्सेस, सिंपल है बेटा क्वेश्चन, हमें अपने रिसोर्सेस को मैनेज क्यों करना है, सिंपल है यार, इजीली आप दे सकते हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड कंडीशन में है और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हमें फ्यूचर जनरेशन का भी सोचना है, इसलिए हमें रिसोर्सेस को धीमे धीमे बेटा यूज़ करना है। नेक्स्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में बेटा स्टेक होल्डर आपको पता होना चाहिए बेटा। स्टेक होल्डर किसे कहते हैं, यहाँ पर स्टेक होल्डर की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं दे रखा है, स्टेक होल्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट जो लोकल पीपल्स को क्या क्या एडवांटेजेस हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या क्या एडवांटेजेस हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या क्या एडवांटेजेस हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, पढ़ लेना बेटा। इस पर छोटा सा क्वेश्चन आएगा, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। फॉरेस्ट हो गया बेटा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर थोड़े एक्ट्स आते हैं बेटा, एक्ट्स। तो जैसे यहाँ पर देखो अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड के बारे में आ गया, तो ये बात आपको, ये एज अ स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। एज अ हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड जानती होंगी, बहुत से बच्चे जानते हैं, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई हो गया, यहाँ पर बेटा चिपको आंदोलन के ऊपर है, वही है बेटा जो आपने सोशल में पढ़ा था ना, चिपको आंदोलन, वही यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपके इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। चिपको आंदोलन के ऊपर भी पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, चिपको आंदोलन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो AK बनर्जी के बारे में भी पढ़ लेना बेटा। इस पर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वाटर फॉर ऑल में क्या पढ़ेंगे आप, यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे। डैम्स के डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ना है बेटा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डैम्स के डिसएडवांटेजेस यहाँ पर देखो दे रखा है, सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आपको पढ़ना है, इस पर भी क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में देखने को मिलेगा। एंड वाटर हार्वेस्टिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना है यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर। एंड ये वाला खाद्यान्न सिस्टम आपको पता होना चाहिए, खाद्यान्न सिस्टम पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन छोटा सा आएगा बेटा, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। एंड अगर कोल एंड पेट्रोलियम को इग्नोर मारना चाहोगे तो भी मार सकते हो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आ भी गया ना क्वेश्चन तो आप इजीली अटेंड कर सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, आपको इजी ही सवाल आएगा, उतना टफ नहीं आएगा। कोल एंड पेट्रोलियम उतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है जितने कि पहले वाले थे। एंड बेटा आपको कौन सी आदत को अप्लाई करना है अपने डे टू लाइफ में, जिससे हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, ये वाले पॉइंट आप लिखेंगे और फिर अपने जनरल पॉइंट भी वहाँ पर लिख सकते हो बेटा। तो इतना कर लेंगे तो आपका इजीली मार्क्स वहाँ पर बन जाएंगे बेटा। समझ में आ गई बेटा बात, इजीली कर लेना बेटा, आपका इजी ही आएगा, उतना टफ पेपर नहीं आएगा, आप इजीली स्कोर कर सकते हो बेटा। और फिर डाउट्स होंगे तो कुछ कमेंट में पूछ सकते हो बेटा। आप यहाँ पर देखो द थिंग इज़ कि आपको पढ़ना है, अगर आप साल भर पढ़ चुके होंगे ना तो आपको इजीली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बेटा। आप जितना पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, याद रखना ये बात। नेक्स्ट यहाँ पर देखो जल्दी से रिवाइज करते हैं कौन से चैप्टर में क्या आता है। फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा कार्बन कंपाउंड, यहाँ से देखो ये चैप्टर 3 वेस में यहाँ पर डिवाइडेड है। फर्स्ट आएगा यहाँ पर कार्बन के बारे में ही कहानी बताई जाएगी, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और फिर स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज, ये पार्ट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में देखने को मिल सकता है बेटा। स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर, ये वाले पार्ट। एंड नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, ऐसा हो गया। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में कैसे देखने को मिल सकता है, जो आपके जितने भी लॉस है ना, लॉस में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एंड जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लॉक है, ट्रेंड्स है ना, ट्रेंड्स में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा बेटा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताए थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। हेरिडिटी एवोल्यूशन में क्या होगा, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड एंड सेक्स डिटर्मिनेशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और फिर बेटा वहाँ पर एवोल्यूशन में जो है एक्वाइटेड, इनहेरिटेड, होमोलोगस, एनालोगस, फॉसिल्स, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो लाइट एंड रिफ्लेक्शन में क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, रिफ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक रे डायग्राम आएगा, एक जो है अप्लाइड क्वेश्चन आएगा बेटा। अप्लाइड क्वेश्चन को ध्यान से करना है बेटा आपको। अप्लाइड क्वेश्चन कैसे आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आ सकता है बेटा, ध्यान से कर लेना। पावर ऑफ द लेंस के ऊपर आ सकता है, ध्यान से कर लेना। मैग्निफिकेशन के ऊपर आ सकता है बेटा, ध्यान से कर लेना बेटा। ह्यूमन आई में मैंने जितना भी बताया, ह्यूमन आई से एक क्वेश्चन आएगा और फिर आपका कलरफुल वर्ड से एक क्वेश्चन आएगा बेटा, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में जितने भी मैंने आपको 5 से 6 टॉपिक बताए। फर्स्ट मैंने बताया कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट मैंने बताया आपको फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेज बताया, नेक्स्ट आपका बताया हाइड्रो पावर प्लांट, नेक्स्ट बताया आपका विंड एनर्जी के एडवांटेज डिसएडवांटेज, सोलर एनर्जी बताया, बायोगैस प्लांट बताया, न्यूक्लियर एनर्जी बताया बेटा। इतना करेंगे तो आपका इजीली काम बन सकता है सोलर सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। नेक्स्ट सस्टेनेबल मैनेजमेंट में जनरल पूछेगा बेटा,
उतना ज़्यादा आपको इस चैप्टर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इजी क्वेश्चन आएगा बेटा। आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ के चले जाओगे ना तो आप इजीली कर सकते हो इस पेपर में। ओके बेटा।